जय हिंद जवानों। क्या विश्व भूगोल के विशाल सिलेबस को देखकर आप भी चिंतित हो? क्या आप भी सोच नहीं पा रहे कि क्या पढ़े और क्या छोड़े ताकि परीक्षा में पूरा नंबर आ सके? यकीन मानिए, आप अकेले नहीं, लाखों बच्चे इसी उलझन में अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस क्लास के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा और आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये सबसे पहले तो हम विश्व भूगोल का सिलेबस देखते हैं। तो संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महाद्वीप, पहाड़, नदियां और महत्वपूर्ण स्थान, ये आपके ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो की परीक्षा का सिलेबस है। हालांकि ये किसी भी परीक्षा में अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आ रही है और ये टॉपिक है तो उनके लिए एक रामबाण क्लास होगी। जैसे आरएएस और पीएसआई के लिए भी ये इतनी महत्वपूर्ण क्लास है। अगर मैं पृथ्वी का सामान्य परिचय दूं तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक महाद्वीप और एक महासागर। और पृथ्वी के लगभग 71% पर पानी है और 29% पर भूमि है। और पृथ्वी को समझने के लिए दो रेखाएं हैं। कौन कौन सी? एक अक्षांशीय और दूसरी देशांतरीय है। जो अक्षांशीय रेखा है वो कौन सी है? वो ऐसे जो बराबर में लाइन लगी मिलती है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये होती है अक्षांशीय रेखा। और देशांतरीय रेखा कैसी होती है? जो खड़ी लाइन आती है, ये होती है देशांतरीय रेखा। और इसमें 0 डिग्री अक्षांश है, जो भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, वो पृथ्वी को लगभग दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और वहीं देशांतरीय रेखा की बात करें तो 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है। ये क्या करती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समय का जो निर्धारण होता है वो इसी रेखा से किया जाता है। और पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना? 51 करोड़। जिसमें स्थल कितना है? तो 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और जल कितना है उस पर? तो 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। वही ये बात है, 29% है और ये क्या है? 71%। आइए पहला टॉपिक लेते हैं, भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र से आशय उन हिस्सों से है जिनकी जलवायु, वनस्पति, प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है। तो उसमें हम पहला भाग लेते हैं, विषुवतीय एवं भूमध्य रेखीय प्रदेश। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण, 0 से 10 तक, उत्तर और दक्षिण, वहां पर क्या पाया जाता है? तो वहां पर भूमध्य रेखीय प्रदेश पाया जाता है। और उसमें प्रमुख क्षेत्र कौन से है? जैसे अमेजन बेसिन हो गया, कांगो बेसिन हो गया और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप हो गए। अमेजन बेसिन में क्या आता है? तो ये लगभग क्षेत्र आता है दक्षिण अमेरिका का, और कांगो बेसिन में अफ्रीका का। और दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप कौन कौन से आते हैं? तो इसमें इंडोनेशिया और मलेशिया। तो ये सब के सब क्षेत्र कहाँ के हैं? तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेश के। इनकी जलवायु कैसी होती है? तो साल भर अत्यधिक गर्मी पड़ती है और अत्यधिक इसमें वर्षा होती है। यहाँ की एक सामान्य बात है, 2-2:30 बजे तक यहाँ पर दबा के धूप पड़ती है, उसके बाद बादल बनते हैं, बादल बनने के शाम के टाइम में यहाँ पर बारिश होता है। ये एक दिन का नहीं, हर रोज का काम है। और यहाँ वनस्पति कैसी पाई जाती है? तो अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ घने सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्षा वन भी कहा जाता है। और अमेजन बेसिन में जो वन पाए जाते हैं उसको सेलवास कहा जाता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश के अमेजन बेसिन में जो वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन, उसको क्या कहते हैं? तो उसको सेलवास कहते हैं। आइए इसका दूसरा प्रदेश देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो यह क्षेत्र विषुवतीय प्रदेश के दोनों लगभग 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। और उसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? अफ्रीका में, वेनेजुला में, ब्राजील में मिलते हैं। अफ्रीका में कहा? तो सूडान में विशेषकर। और वेनेजुला हो गया, वेनेजुला में इसको क्या बोलते हैं? तो लानोस बोलते हैं। और ब्राजील में इसको क्या बोलते हैं? कंपास। किसको? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को। और यहाँ की जलवायु कैसी होती है? तो गर्म, शुष्क और आर्द्र। और वनस्पति कैसी पाई जाती है? लंबी और मोटी घास पाई जाती है। उसके बाद आता है मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश किसको मानते हैं? जहां पर वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो। और प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? गर्म मरुस्थल सहारा, थार, कालाहारी। जो गर्म मरुस्थल सहारा ये कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में। और थार कहाँ? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पाया जाता है। और कालाहारी ये भी अफ्रीका में। ये कालाहारी मरुस्थल वही है जहां पर बुशमैन नाम की जनजाति पाई जाती है। और शीत मरुस्थल कौन कौन से होते हैं? जैसे गोबी हो गया एशिया में, पेटागोनिया हो गया दक्षिण अमेरिका में, और अंटार्कटिका। और यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है? तो दिन में अत्यधिक गर्मी और रातें वो ठंडी होती है। और वनस्पति कैसी मिलती है? कंटीली झाड़ियां, कैक्टस, जैसे कैक्टस मिलता है ना, उस टाइप का पौधे। आइए अब देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है? तो महाद्वीपीय प्रकार की। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में। और इसमें कौन कौन से घास के मैदान है? नंबर 1 पेरी हो गया, नंबर 2 पंपास हो गया, नंबर 3 वेल्ड हो गया, नंबर 4 डाउन्स हो गया, और नंबर 5 क्या हो गया? पुस्ताज। पेरी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। पंपास कहाँ बोला जाता है? दक्षिण अमेरिका में। इसमें मुख्यतः कहाँ? अर्जेंटीना और उरुग्वे में।
शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को अफ्रीका में क्या कहा जाता है? तो वेल्ड कहा जाता है। डाउन्स कहाँ कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और पूछताछ कहाँ कहा जाता है? तो वो हंगरी में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये घास के मैदान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में से हैं, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर खाद्यान्न का प्रचुर मात्रा में उपलब्धता रहती है। अब आता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में, विशेषकर महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर, जहां पर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में हो। और जलवायु कैसी होती है इनकी? गर्म और शुष्क, और वर्षा होती है वो सर्दियों में होती है। और वनस्पति कैसी होती है इनकी? तो यह क्षेत्र रसदार फलों के लिए जाना जाता है, जैसे नींबू हो गया, अंगूर हो गया, जैतून के लिए खेती के लिए ना, ये जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है ये बहुत फेमस है। और ये प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भूमध्य सागर के आसपास, जैसे इटली हो गया, स्पेन, ग्रीस, कैलिफोर्निया और मध्य चिली। और इसके बाद आता है टेंगा प्रदेश। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में 55 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच में मिलता है। और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप में मिलते हैं ये। उत्तरी अमेरिका में कहा? अलास्का और कनाडा में। अलास्का कहाँ है? यूएसए, यानी यूएसए और कनाडा मान सकते हो। और यूरोप में कहा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और इस प्रदेश की जलवायु कैसी पाई जाती है? तो गर्मी है वो छोटी होती है और लंबी बर्फीली सर्दियां मिलती है यहाँ पर। और वनस्पति कैसी होती है? तो यहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जैसे चीड़ और देवदार। आपने कभी जम्मू कश्मीर गए हो तो उधमपुर और रामबन के बाद में आपको ये देखने को मिल जाएगा, और श्रीनगर के आगे तो ये प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा। कौन से? देवदार और चीड़ के पेड़। उसके बाद आता है टुंड्रा प्रदेश। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 65 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। और प्रमुख क्षेत्र कौन सा? तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में ये मिलते हैं, और यूरेशिया में भी मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका में विशेषकर कहा? उत्तरी कनाडा के तटीय पट्टी पर। और यूरोप में कहा? ग्रीनलैंड में। और जलवायु इसकी कैसी होती है? तो अत्यंत ठंडी होती है। और वनस्पति, तापमान की कमी के कारण वनस्पति का लगभग अभाव रहता है, और यहाँ केवल मांस टाइप का कुछ, काई जिसको बोलते हैं, उस टाइप का कुछ यहाँ पर मिलता है। अब हम बात करते हैं महाद्वीप की। तो सामान्य परिचय देखते हैं महाद्वीप में। तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो 7। और ये क्षेत्रफल के आधार से क्रम से सेट किया गया। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है? एशिया। नंबर 2 पर अफ्रीका। नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर 2-3 बात अच्छे से जान लीजिए, आपका कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप क्या करना, एशिया नंबर 1 और अफ्रीका 2 याद रह गया। और दूसरी बात, जैसे भी हम कुछ बोलते हैं उत्तर दक्षिण, तो वैसे ही याद रखना कि उत्तर हम सबसे पहले बोलते हैं तो उत्तरी अमेरिका नंबर 3 पर आता है, और दक्षिण अमेरिका नंबर 4 पर, और सबसे लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। और पृथ्वी पर जो सतह है वो टोटल 29.2%, अगर आप एग्जैक्ट देखो तो 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिन पर 7 महाद्वीप हैं। और अफ्रीका दुनिया का एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जो चारों गोलार्ध में पाया जाता है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व, पश्चिमी में। और पृथ्वी का अधिकांश भूभाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है, वो लगभग 67% है वो उत्तरी गोलार्ध में है, जिस पर 90% लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो एक देश भी है। अब लेते हैं हम पहला महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इसके उत्तर में कौन है? आर्कटिक महासागर। और दक्षिण में कौन है? हिंद महासागर। और इसके पश्चिम में कौन है? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर। और इसके पूर्व में कौन है? प्रशांत महासागर। अब देखते हैं इसकी विशेषता। तो इसकी स्थिति कहाँ है? तो मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जो कुल जो 7 महाद्वीप है उसका कितना प्रतिशत है? तो 29.8% अकेला एशिया महाद्वीप है। और क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में क्या है? सबसे बड़ा है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, जो हिमालय में है। और तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। और यांगटी सियांग जो नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। और ये कहां पर है? तो ये चीन में है। ये अब देखते हैं एशिया के मरुस्थल। थार है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। गोबी चीन और मंगोलिया के बीच में है। टकला माकन या मकान कुछ भी बोल दो। और रूब अल खाली मरुस्थल। एशिया के मरुस्थल में सबसे मुख्य थार है, गोबी है, टकला माकन है और रूब अल खाली है। और झीलें एशिया में कौन कौन सी है? नंबर 1 कैस्पियन सागर, जो यूरोप और एशिया में है। यह क्या है? यह विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। कौन सी? कैस्पियन सागर। उसके बाद में आता है मर्त सागर। ये कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में। बेकाल झील रूस में, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। और सबसे छोटा मालदीव। ये आप याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और सबसे छोटा मालदीव।
दक्षिणी एशिया के देश कौन कौन से हैं ये जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें भारत शामिल है। तो दक्षिणी एशिया में भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, श्रीलंका आ गया, मालदीव आ गया और अफगानिस्तान आ गया। तो ये है दक्षिणी एशिया देश। अब देखते हैं एशिया से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको करंट अफेयर भी आ रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी आएगा। तो आसियान है, इसका पूरा नाम क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई? अगस्त 1967। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय लिखा हुआ है, यह जकार्ता इंडोनेशिया में। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कभी डेट याद मत रखो, महीना रख लो बहुत है, महीना और ईयर। उसके बाद माता सार्क, इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और स्थापना कब हुई? दिसंबर 1985 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू नेपाल में। एससीओ, इसका पूरा नाम क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और स्थापना कब हुई? जून 2001 में। और मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चीन में। उसके बाद माता बिम्स्टेक, इसकी स्थापना कब हुई? जून 1997 में। और मुख्यालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में। आइए अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। कौन? अफ्रीका महाद्वीप। यह पृथ्वी का लगभग 20% भाग पर है, जिस पर संसार के 17% जनसंख्या रहती है। टोटल भूमि इनके पास, अफ्रीका के पास कितनी है? 20%। और उस पर जनसंख्या कितनी रहती है? 17%। और यहाँ पर मुख्य जनजाति कौन सी है? तो एक है निग्रो और दूसरी है बुशमैन। यह एकमात्र महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में स्थित है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका के पर्वत कौन कौन से है? माउंट किलिमंजारो हो गया, और यह अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी भी है। कौन? किलिमंजारो। और एटलस हो गया, ड्रेकेंसबर्ग हो गया और कैमरून हो गया। ये क्या है? ये अफ्रीका के पर्वत है। कौन कौन से? किलिमंजारो, एटलस, ड्रेकेंसबर्ग और कैमरून। और यहां नदी कौन कौन सी है? नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में लिम्पोपो, उसके बाद में कांगो जायरे। और कांगो जायरे क्या है? ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो प्रश्न आ जाए कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटता है, कौन सी नदी काटती है, तो वह है कांगो जायरे। यहां झील कौन कौन सी पाई जाती है? तो विक्टोरिया झील होगी, टंगानिका झील होगी और रुडोल्फ हो गई। और अफ्रीका में मरुस्थल कौन कौन से है? तो नंबर 1 पर है सहारा मरुस्थल, उसके बाद में कालारी मरुस्थल। सहारा मरुस्थल है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? सहारा मरुस्थल। और कालारी मरुस्थल है, यहां पर बुशमैन नाम की जनजाति पाई जाती है। किस नाम की? बुशमैन की। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों जो रेखाएं हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, वो कहां है? वो अफ्रीका में है। किस नाम से? विक्टोरिया जलप्रपात। और सोने की विश्व प्रसिद्ध जो खान है वो जोहान्सबर्ग में है। जोहान्सबर्ग कहां है? तो जोहान्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले हीरो के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले की मंडी है वो हीरो के लिए जानी जाती है। अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बारे में जानते हैं। एशिया और अफ्रीका के बाद में तीसरे नंबर पर आता है। उत्तरी तीसरे पर और दक्षिणी चौथे पर। बेरिंग जल संधि इसे एशिया से अलग करती है। तो एशिया से उत्तरी अमेरिका को अलग कौन करता है? तो बेरिंग जल संधि। और पर्वत कौन कौन से? यहाँ अल्पेशियन पर्वतमाला है यहाँ पर। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? मिसेल। उसके बाद में रॉकी पर्वतमाला, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। उसके बाद कास्केड रेंज, और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट रेनियर। और उसके बाद में आता है सीरा नेवादा। ये कहां है? यूएसए में। तो उत्तरी अमेरिका के पर्वत कौन कौन से हो गए? अल्पेशियन हो गया, रॉकी पर्वत हो गया, कास्केड रेंज हो गई, सीरा नेवादा। उत्तरी अमेरिका में पठार कौन कौन से है? तो कोलोराडो पठार हो गया, कोलंबिया पठार हो गया, मेक्सिको पठार हो गया और पिंडमार्ट पठार हो गया। कोलोराडो यूएसए में है, कोलंबिया यूएसए में है, मेक्सिको में है और पिंडमार्ट यूएसए में। लगभग मान के चलो वहां पे संयुक्त राज्य अमेरिका में है सभी। उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका की नदियां। उसमें एक है मिसिसिपी नदी। ये कहां है? यूएसए में। और ये किसके लिए जानी जाती है? तो ये पक्षी के पंजे जैसी आकृति का डेल्टा बनाती है। कौन? मिसिसिपी। उसके बाद में यूकोन नदी, ये कनाडा में है। मैकेंजी नदी कनाडा में है। कोलंबिया नदी कनाडा और यूएसए में है। और कोलोराडो नदी है वो यूएसए में है। यूकोन आई गया। मैकेंजी नदी है वो कनाडा में है और हडसन नदी यूएसए में। तो मिसिसिपी, यूकोन, मैकेंजी, हडसन ये कहां की है? ये उत्तरी अमेरिका की नदियां हैं। और जिले, महान जिले, ये कनाडा और यूएसए में है। और इसमें 5 कौन कौन सी शामिल है? तो सुपीरियर हो गई, हुरॉन हो गई, मिशिगन हो गई, ईरी और ओंटेरियो।
ये सब क्रम से है, सबसे बड़ी आती है तो वो है सुपीरियर, उसके बाद में ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर ईरी और फिर ओंटेरियो। उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल, इसमें आ गया ग्रेट बेसिन और दूसरा मोजावे। ये दोनों के दोनों कहाँ है? यूएसए में है। और घास के मैदान की बात करें तो यहाँ पर पेरी घास का मैदान है जो यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। और ये कैसा है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो आपको पहले पढ़ा दिया था। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको, वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो लैटिन अमेरिका कहा जाता है। आपने कभी कभी न्यूज में या कभी सुना हो किसी से कि लैटिन अमेरिका का है या उससे रिलेटेड कोई बात है, तो ये किसका कंबाइंड है? ये दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको, वेस्ट इंडीज और मध्य अमेरिका के। और यहाँ पर्वत कौन से पाए जाते हैं? तो एंडीज पर्वत, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बनाता है। कौन? एंडीज पर्वत। तो पठार, पेटागोनिया का पठार हो गया जो अर्जेंटीना में है, बोलिविया का पठार हो गया तो बोलिविया में है, गुयाना का पठार कहाँ है? तो ये भी गुयाना में है। और आखिरी है ब्राजील का पठार जो ब्राजील में है। और नदियां यहाँ की कौन कौन सी है? तो एक है अमेजन नदी, यह अपवा की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? अमेजन नदी। उसके बाद आता है ओरिनोको नदी, वेनेजुएला में है, कोलोराडो नदी और पराना नदी। पराना नदी कहाँ है? तो ये ब्राजील में। उसके बाद मरुस्थल का, ये कहाँ है? ये अर्जेंटीना में। अटाकामा चिली पेरू के मध्य है। उसके बाद आता है घास के मैदान, तो लानोस वेनेजुएला में है, कंपास ब्राजील में है और पंपास अर्जेंटीना में। एक बात आप याद रखना, कंपास है ना, कैसे शुरू हो रहा है? वो ब्राजील में है। तो पंपास है वो कहाँ है? अर्जेंटीना में। पंप कौन मारता है? अर्जेंटीना वाले। झीलें कौन कौन सी है? टीटीकाका झील होगी जो बोलिविया और पेरू के मध्य में है, और दूसरी पोपो झील होगी जो बोलिविया में है। ब्राजील में कवा के बागानों को क्या कहा जाता है? तो फेजेंटा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको अच्छे से जान लीजिए। और कवा क्या होता है? कॉफी को कवा बोलते हैं। तो कवा के बागानों को ब्राजील में क्या कहा जाता है? फेजेंटा। उसके बाद आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बर्फीला क्षेत्र है। और महाद्वीप की खोज किसने की? इस महाद्वीप की खोज किसने की? तो जेम्स कुक ने। यह पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। कौन? अंटार्कटिका महाद्वीप। और चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। यह महाद्वीप शोध के लिए जाना जाता है और यहाँ पर भारत के भी शोध केंद्र है, जैसे दक्षिणी गंगोत्री होगी, मैत्री होगी, भारती होगा। ये कहाँ है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप के शोध केंद्र है। यहाँ पर पेंगुइन नाम की एक चिड़िया पाई जाती है इसी महाद्वीप में। और यहाँ सबसे बड़ा ग्लेशियर है, उसका नाम क्या है? लिम्बर्ट ग्लेशियर। और ग्रीनविच रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, वे दोनों अंटार्कटिका महाद्वीप होकर गुजरती है। अगला महाद्वीप आता है यूरोप। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप में अनेक प्रायद्वीप हैं। और इसमें पर्वत कौन कौन से हैं यूरोप में? आल्प्स पर्वत, पिरेनीज पर्वत, जालोन पर्वत, काकेकस पर्वत, यूराल पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, हार्ज पर्वत, बाल्कन और वासवेज। ये सब के सब कहाँ के हैं? ये यूरोप के पर्वत हैं। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लैंक। पिरेनीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पिको डी अनीटो। जालोन पर्वत कहां पर है? तो स्वीडन में। और काकेकस की है सबसे ऊंची चोटी, तो वो अल्ब्रूस है। यूराल पर्वत है वो रूस में है। और ब्लैक फॉरेस्ट है वो जर्मनी में है। हॉर्ज पर्वत है वो जर्मनी में है। बाल्कन पर्वत और वासजेज पर्वत है वो यूरोप में है। जो 99% जो परीक्षा में पूछा जाता है वो कुछ न कुछ लोकेशन और कुछ विशेषता का कारण होता है। किसी की चोटी पूछते हैं तो किसी को देश के बारे में पूछता है कि किस देश में है। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखते हैं पठार के बारे में। तो यूरोप में कौन सा पठार पाया जाता है? तो मेसेटा पठार। और ये कहाँ है यूरोप में? तो ये स्पेन में। उसके बाद में हम देखते हैं नदियां, जैसे डेन्यूब नदी हो गई, राइन नदी, पो नदी, यूराल नदी, टेम्स नदी और वोल्गा नदी। डेन्यूब नदी है वो जर्मनी में बहती है। राइन का स्विट्जरलैंड में। पो नदी इटली की गंगा भी कहा जाता है, यानी इटली में बहती है। यूराल नदी है वो रूस में। डेन्यूब नदी है वो यूरोप के सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। और टेम्स नदी है वो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो वोल्गा नदी है वो रूस में बहती है। इसमें विशेषकर आपको डेन्यूब बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर डेन्यूब के बारे में सामान्य परिचय दिया था और यहाँ पर इसकी विशेषता बताई है। उसके बाद पॉइंट है फिनलैंड को हजार झीलों का भी भूमि कहा जाता है। किसे? फिनलैंड को। क्यों? क्योंकि हजारों झील हैं यहाँ पर। और उसके बाद आपने एक शब्द सुना होगा, बाल्टिक देश। ये बाल्टिक देश में कौन कौन से देश शामिल होता है? तो लटाविया, लिथुआनिया हो गया और एस्टोनिया। लटाविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, इनको मिला के बोलते हैं बाल्टिक देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आप जानिए कि ओसेनिया क्या होता है।
ओशिनिया है, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है और प्रशांत महासागर में जो द्वीप है उनको मिला के बोलते हैं ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का भी महाद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। और यहाँ पर पर्वत कौन कौन से है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कोस्यूको इसकी सर्वोच्च चोटी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल, इसमें कौन कौन से मरुस्थल है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल और तस्मानी मरुस्थल। और यह नदी कौन सी है? तो मरे और डार्लिंग, ये यहाँ की मुख्य नदी है। डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। एक्चुअल में डाउन्स है क्या? ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कालगुरली है वो ऑस्ट्रेलिया के सोने की विश्व प्रसिद्ध खान है। कौन सी? कालगुरली। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के द्वीप कौन कौन से? तस्मानिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद में आ गया मेलविल द्वीप, कंगारू द्वीप और न्यू गिनी द्वीप। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में विश्व की सबसे लंबी मूंगे चट्टान की रीफ है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या ऑस्ट्रेलिया में बोल सकते हो। और ये ऑस्ट्रेलिया किस हिस्से में पाया जाता है? तो ये पूर्वी तट पर। और ये मूंगे की जो चट्टान है वो विश्व की सबसे लंबी चट्टान है। आइए अब देखते हैं विश्व के प्रमुख द्वीप। सबसे पहले हम देखते हैं एशिया में कौन कौन से द्वीप है। तो सबसे पहले है बोर्नियो द्वीप। ये कहां पर पाया जाता है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? बोर्नियो। और यह 3 देशों में बटा हुआ है, ये बात हमने कर ही ली। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। उसके बाद आता है सुमात्रा। सुमात्रा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में। और ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा द्वीप है। ये याद रखो तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि सुमात्रा जो द्वीप है वो कहाँ है? वो इंडोनेशिया में। ये सुमेलित करना आता है और आएगा। उसके बाद आता है होंशु द्वीप। होंशु द्वीप कहाँ है? तो यह है जापान में। और यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और यहां जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। तो होंशु द्वीप पर ही जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। उसके बाद आता है जावा। जावा कहां पर है? इंडोनेशिया में। यह इंडोनेशिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। कौन सा? जावा। उसके बाद में आता है लुनोज। ये कहां पर है? ये फिलीपींस में है। और यहां पर सबसे बड़ी आबादी रहती है फिलीपींस की। इसके बाद आता है अफ्रीका के द्वीप। अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर। ये कहां पर है? मेडागास्कर देश में। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यह अपनी अनूठी वन्यजीव और वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। उसके बाद अफ्रीका का एक द्वीप आता है मॉरिशस। मॉरिशस कहाँ है? इस पर देश बसा यानी मॉरिशस में ही है। यह हिंद महासागर में स्थित एक सुंदर द्वीप राष्ट्र है। उसके बाद में आता है उत्तरी अमेरिका के द्वीप। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ग्रीनलैंड। यह कहां पर है? डेनमार्क में। और यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड कहां पर है? यह है डेनमार्क में। यह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। उसके बाद में बेफिन द्वीप, यह कनाडा में है। और यह कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का 5वां। इसके बाद देखते हैं दक्षिण अमेरिका के द्वीप। इसमें पहला द्वीप है टीरा डेल फ्यूगो। यह कहां पर है? यह अर्जेंटीना और चिली में। यह महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है और यह 2 देशों के बीच में बटा हुआ है। उसके बाद आता है गैलापागोस द्वीप समूह। यह कहां पर है? इक्वाडोर में। और यह अपनी अनूठी वन्यजीव विविधता के लिए जाना जाता है। उसके बाद आता है यूरोप। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन। किस देश में? तो यूनाइटेड किंगडम में। और यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर क्या कहा जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम। अगर आज तक आपको ये बात नहीं पता थी तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आज मुझे पहली बार पता चला है। और यह यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद आता है आइसलैंड। ये कहां पर है? आइसलैंड देश में। ज्वालामुखी द्वीप राष्ट्र है। उसके बाद में आता है आयरलैंड। यह आयरलैंड देश में है। आयरलैंड क्या है? यह भी एक द्वीपीय राष्ट्र है और यूरोप का तीसरा बड़ा द्वीप है। उसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया में। उसमें आता है न्यू गिनी। न्यू गिनी द्वीप किन देशों में है? तो इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में। और यह ग्रीनलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? न्यू गिनी। तो सबसे बड़ा कौन आ गया? ग्रीनलैंड। 2 नंबर पर कौन आ गया? न्यू गिनी। अगला द्वीप है न्यूजीलैंड। ये देशी है न्यूजीलैंड, आप जानते ही हैं। और यह मुख्यतः 2 द्वीपों उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद में आता है तस्मानिया, जहां से रिकी पॉन्टिंग आते हैं। ये कहां है? ये ऑस्ट्रेलिया में। यह ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप राज्य है। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कौन सा द्वीप है? अलेक्जेंडर द्वीप। यह किसी भी देश के अधीन नहीं है। अंटार्कटिका का सबसे बड़ा द्वीप है। आइए अब देखते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत। सबसे पहले हम देखते हैं एशिया। और एशिया के पर्वत का नाम आएगा तो सबसे पहला नाम आएगा हिमालय का।
और इसका विस्तार कहाँ का है? तो भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान में। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट 8,848.86। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है, और वहां पर उसको क्या कहा जाता है? तो सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। यह पर्वत नवीन वल्लित पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद आता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार कहाँ है? तो भारत और चीन में। इसकी सर्वोच्च चोटी है K2, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर, यानी 8,611 मीटर, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यह है कहां पर? यह गिलगित बाल्टिस्तान में, POK भी बोल सकते हो। इसकी विशेषता क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ही है। उसके बाद एशिया के पर्वत में यूराल पर्वत का नाम आता है, जो रूस में स्थित है, और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो नरोडनाया। क्या? नरोडनाया। अगला पर्वत है पिरेनीज पर्वत। ये कहां है? स्पेन और फ्रांस में। अब देखते हैं अफ्रीका के पर्वत। उसमें आता है एटलस पर्वत। इसका विस्तार कहां है? तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट टुबकल। इंपॉर्टेंट है, एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट टुबकल। उसके बाद आता है माउंट किलिमंजारो। इसका विस्तार कहां है? तंजानिया देश में। यह अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? किलिमंजारो। यह भूमध्य रेखा के पास होने के बावजूद भी बर्फ से ढकी होने के कारण विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि भूमध्य के आसपास बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन माउंट किलिमंजारो पर बर्फ गिरती है, तो इसके लिए यह जाना जाता है। उसके बाद में अरावली। अरावली के बारे में आप तो A से Z जानते होंगे। ये भारत में है, और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। इसके बाद आता है अलबुर्ज पर्वत। ये कहां पर है? ये ईरान में है। अराकान योमा पर्वत कहां है? ये म्यांमार में है। और हिंदुकुश, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अब कुछ यूरोप के पर्वत देख लेते हैं। इसमें आ गया आल्पस। इसका विस्तार कहां है? फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लांक। काकेशस पर्वत। इसका विस्तार कहां है? तो कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य फैला हुआ है। सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है? तो माउंट अल्ब्रूस। यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी विशेषता क्या है? तो यूरोप और एशिया के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। कौन? काकेशस पर्वत। इसके बाद देखते हैं उत्तरी अमेरिका के पर्वत। उसमें सबसे पहले आता है अल्पेशियन पर्वत। अल्पेशियन पर्वत का विस्तार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसकी विशेषता क्या है? विश्व के दूसरी प्राचीनतम पर्वतमाला है। और सर्वोच्च चोटी इसकी क्या है? माउंट मिशेल। इसकी 3 बात याद रख ली तो आपका 1 नंबर बन जाएगा। उसके बाद में अलास्का पर्वत श्रेणी। ये कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट मैकिनले। उसके बाद आता है रॉकी पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार कहां है? कनाडा और USA में। और सर्वोच्च चोटी और इसकी विशेषता क्या है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अल्पेशियन है वो विश्व की दूसरी प्राचीनतम पर्वतमाला है। और रॉकी क्या है? ये दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला है। उसके बाद कुछ पर्वत है जिसको सिर्फ आपको ये देखना है वो किस देश में है। ब्रुक श्रेणी कहां है? USA में। कास्केड श्रेणी कहां है? USA और कनाडा में। मैकेंजी श्रेणी कहां है? कनाडा में। सीरा नेवादा कहां है? USA में। आइए अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका के पर्वत। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं एंडीज पर्वत। इसका विस्तार कहां है? तो इसको हमने उत्तर से दक्षिण में क्रम में रख रखा है। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना में। ये इन देशों में फैला हुआ है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एकांका गुआ। इसकी विशेषता क्या है? विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? एंडीज। दूसरे नंबर पर कौन सी बताई थी? तो रॉकी। अब आता है अंटार्कटिका महाद्वीप के पर्वत। इसमें एक पर्वत है क्वीनमोड पर्वत। ये अंटार्कटिका महाद्वीप को लगभग 2 भागों में बांटता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उसमें आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसका विस्तार कहां है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कोसियुस्को। कोसियुस्को किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। और अगला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पर्वत कौन सा है? मैकडोनाल्ड। ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। एमर्सले रेंज ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। और दक्षिणी आल्प्स का है तो ये न्यूजीलैंड में है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कुक। पठार। पहले देखते हैं एशिया के पठार। तो एशिया में सबसे पहले आता है तिब्बत का पठार। ये कहां पर है? तो मध्य एशिया में। और मुख्यतः कहां? चीन में। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है विश्व की छत? तिब्बत के पठार को। उसके बाद आता है पामीर का पठार। ये किस देश में है? ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन में। इसे क्या कहते हैं? इसे विश्व की गांठ कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कई पर्वत श्रृंखलाएं आके मिलती है।
उसके बाद आता है दक्कन का पठार। ये कहाँ है? ये तो भारत में है। यह दक्षिणी भारत में स्थित एक विशाल ज्वालामुखीय पठार है। अगला है अनातोलिया पठार। अनातोलिया पठार कहाँ है? तो तुर्की में। यह तुर्की के अधिकांश भूभाग को कवर करता है। आइए अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका का पठार। उत्तरी अमेरिका के पठार में सबसे पहले आता है कोलोराडो पठार। ये कहां पर है? यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन इसी पठार का हिस्सा है। अगला है कोलंबिया का पठार। ये कहां है? ये भी यूएसए में है। यह एक विशाल ज्वालामुखीय पठार है जो लावा के प्रवाह से बना है। अगला पठार है मैक्सिकन पठार। ये कहां है? ये मैक्सिको में है। यह चांदी जैसे खनिज भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका के पठार। अल्टीप्लानो का पठार। ये किस देश में है? बोलिविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना में। यह तिब्बत के बाद दुनिया का सबसे दूसरा ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा कौन सा है? तिब्बत का। दूसरा कौन सा है? अल्टीप्लानो पठार। और अल्टीप्लानो पठार है कहां पर? तो ये 3-4 देशों में, बोलिविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। और ये सब कहां है? दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद है पेटागोनियन पठार। ये कहां है? अर्जेंटीना और चिली में। यह एक ठंडा, शुष्क और हवादार मरुस्थलीय पठार है। कौन सा? पेटागोनियन पठार। उसके बाद आता है ब्राजीलियाई पठार। यह कहां है? ये ब्राजील में। यह अपने महान जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ये अब देखते हैं अफ्रीका के पठार। इसमें देखते हैं सबसे पहले इथियोपियाई पठार। ये कहां पर है? ये इथियोपिया में है। और इसे अफ्रीका का छत के रूप में जाना जाता है। किसे? इथियोपियाई पठार को। कटंगा पठार। ये कहां है? ये कांगो में है। यह तांबा और कोबाल्ट जैसे बहुमूल्य खनिजों के लिए समृद्ध है, उसके लिए जाना जाता है। अब कुछ अन्य पठार है। उसमें पहला है किम्बरली पठार। ये कहां है? ये ऑस्ट्रेलिया में। यह अपने बीहड़ और लो एशक के लिए जाना जाता है। उसके बाद में है अंटार्कटिक पठार। ये अंटार्कटिका में है। यह पृथ्वी के सबसे ठंडे और शुष्क और सबसे ऊंचे महाद्वीपीय पठार में से एक है। अब देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियां। सबसे पहले देखते हैं एशिया का। एशिया में सबसे पहली नदी है यांगटी सिकांग नदी। यांगटी सिकांग नदी कहां की है? तो चीन की। और इसकी विशेषता क्या है? एशिया की सबसे लंबी एवं विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। एशिया के कितने नंबर पर है? पहले नंबर पर। उसके बाद में हवांग हो नदी। ये कहां है? ये चीन में। इसकी विशेषता क्या है? यह अपने साथ पीले रंग का अवसाद लेकर चलती है, अतः इसे पीली नदी भी कहते हैं। और इसे चीन का शोक कहा जाता है, हवांग हो नदी को। उसके बाद आता है आमूर नदी। कहां है? चीन में। इसकी विशेषता क्या है? ये चीन और रूस की सीमा बनाते हैं। उसके बाद है इरावदी नदी। कहां की है? म्यांमार की। गंगा नदी कहां की है? सबको पता है भारत की। कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी। ये मानसरोवर झील से निकलती है। ये कहां पर है? तिब्बत में। और सिंधु नदी ये कैलाश पर्वत से निकलती है। ये भी तिब्बत से उद्गम स्थल है। आइए अब देखते हैं अफ्रीका से संबंधित नदियां। सबसे पहले देखते हैं नील नदी। यह 11 देशों से बहती हुई निकलती है। उसमें प्रमुख देश है वो सूडान, मिस्र और युगांडा है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसी पर आसवान बांध स्थित है। और ये कहां पर है? ये मिस्र में। आसवान बांध किस पर है? नील नदी पर। और है कहां पर? मिस्र में। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है और इसकी लाइफलाइन है। मिस्र की लाइफलाइन कौन सी नदी है? तो नील नदी। उसके बाद है लिम्पोपो नदी। ये कहां बहती है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में बहती है। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो लिम्पोपो नदी। कांगो जायरे नदी ये कहां है? ये कांगो जायरे देश में है। और इसकी सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो जायरे नदी। उसके बाद है नाइजर नदी। गिनी, नाइजर, नाइजीरिया आपको याद रखे तो ठीक है, लेकिन कांगो जायरे को आपको जरूर याद रखना है। उत्तरी अमेरिका से संबंधित नदियां। सबसे पहले कोलंबिया नदी। ये कहां पर स्थित है? तो कनाडा और यूएसए में। और इसकी विशेषता क्या है? तो विश्व के सबसे बड़ा कंक्रीट बांध ग्रैंड कुल्ली बांध ये कहां पर है? यूएसए में। ये इसी नदी पर स्थित है। उसके बाद में आता है मिसिसिपी नदी। ये कहां पर है? ये भी यूएसए में है। और इसकी विशेषता क्या है? तो यह नदी पक्षी के पंजेनुमा आकृति का डेल्टा बनाती है। ये इसकी विशेष बात है। उसके बाद में आता है कोलोरेडो नदी। ये कहां पर है? ये भी यूएसए में है। और इसकी विशेषता क्या है? इस नदी का कैनियन विश्व का सबसे बड़ा है, जिसका नाम क्या है? ग्रैंड कैनियन। 2 बांध का नाम आपने सुना होगा, हुवर और डेविस। ये दोनों के दोनों बांध है वो कोलोरेडो नदी पर है। अगली नदी है यूकान नदी। कहां पर? कनाडा में। फिर आती है मैकेंजी नदी। ये कहां पर? ये भी कनाडा में। उसके बाद आता है सेंट लॉरेंस नदी। ये कहां पर है? ये भी यूएसए में है।
यह विश्व की सबसे बड़ा जवार नदमुख बनाती है, यानी एस्चुरी बनाती है। हडसन नदी ये कहाँ है? ये भी यूएसए में है। उसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका से संबंधित नदियां। उसमें सबसे पहली आती है अमेजन नदी। यह किन देशों से बहती है? तो पेरू, कोलंबिया, इक्वेडोर, ब्राजील। और इसका उद्गम स्थल क्या है? तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना पड़ेगा, एंडीज पर्वत। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है, पेरू, कोलंबिया, इक्वेडोर, ब्राजील में बहती है। और इसकी विशेषता क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जल बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। नील नदी के बाद ये दूसरी लंबी नदी भी है, तो सबसे इंपोर्टेंट अपने आप में हो गया। उसके बाद बात है पराना नदी। ये कहां की है? ये ब्राजील की। और इसकी विशेषता क्या है? दक्षिण अमेरिका की यह दूसरी लंबी नदी है। उसके बाद आती है ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी कहां है? यह है वेनेजुएला में। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी सहायक नदी कैरोनी है, जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात बना हुआ है। और ये एंजिल जलप्रपात कहां है? वेनेजुएला में। उसके बाद आता है पराग्वे नदी और उरुग्वे नदी। ये कहां पर है? ये ब्राजील में। फिर देखते हैं हम यूरोप की नदियां। यूरोप की नदियों में सबसे महत्वपूर्ण है डेन्यूब नदी। इसका उद्गम स्थल कहां है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ये कहां पर है? जर्मनी में। और किन देशों से होकर गुजरती है? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, रोमानिया, इन देशों से होते हुए गुजरती है। और विशेषता क्या है? कि यूरोप की सर्वाधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी है। कौन सी? डेन्यूब नदी। उसके बाद आता है राइन नदी। इसका उद्गम स्थल कहां है? तो आल्प्स पर्वत से। और आल्प्स पर्वत में कहां पर? स्विट्जरलैंड से। राइन नदी की विशेषता क्या है? भरस घाटी में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन? राइन नदी। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है, यहां पर है वो काफी ट्रैफिक मिलता है। उसके बाद आता है वोल्गा नदी। किस देश की है? रूस की। इसकी विशेषता क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। उसके बाद में आता है यूराल नदी। यह भी रूस की है। इसकी क्या विशेषता है? यूरोप और एशिया की सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद में डोन, यह भी रूस की है। नीपर, यह भी रूस की है। सी नदी कहां की है? तो यह है फ्रांस की। उसके बाद में आता है पो नदी। पो नदी इटली की है और इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है टेम्स नदी। और टेम्स नदी आप अच्छे से जानते हैं, इंग्लैंड की है और लंदन शहर है इसी टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आता है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदानों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है, एक उष्णकटिबंधीय है और एक शीतोष्णकटिबंधीय है। सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। थोड़ी सी क्लास बची है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें और धैर्य जिंदगी में बहुत जरूरी है। प्लीज आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं यहां तक कौन कौन देख रहा है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या है? ये मैदान भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं और यहाँ पर घास लंबी और मोटी होती है और सामान्यतः इसे क्या कहा जाता है? सवाना। सवाना घास या सवाना घास के मैदान कहाँ है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की विशेषता देखते हैं। सूडान, केन्या, तंजानिया, ये अफ्रीकी देश है, वहां पर इस घास को क्या बोला जाता है? सवाना। उसके बाद लानोस कहां बोला जाता है? तो वेनेजुएला और कोलंबिया में। ये कहां के देश हैं? दक्षिण अमेरिका के। उसके बाद में कंपोस या कंपास, ये ब्राजील में, ये दक्षिण अमेरिकी देश है। उसके बाद में सेल्वास कहां बोला जाता है? तो विषुवत रेखा के आसपास। और पार्कलैंड अफ्रीका में। अब जानते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये मैदान मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास छोटी और पौष्टिक होती है, जो पशुपालन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है और इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो स्टेपी। अब देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास को या मैदान को कहां पर क्या बोला जाता है? प्रेरी, ये कहां बोला जाता है? उत्तरी अमेरिका में, विशेषकर कहां? यूएसए और कनाडा में। पंपास, ये दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका किन देशों में? अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील। उसके बाद में स्टेपी कहां? यूरेशिया में, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के भाग। उसके बाद में वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स कहां कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। और पुछताछ है वो हंगरी में। ये सब के सब है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अब आता है विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश वे क्षेत्र है जहां उद्योगों का भारी जमाव है। ये क्षेत्र कच्चे माल, ऊर्जा स्रोत, कुशल श्रमिक, बाजार और परिवहन सुविधा की उपलब्धता के कारण विकसित हुए हैं। दुनिया के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश में एशिया का जब भी चर्चा होता है तो सबसे पहला देश का नाम आता है चीन। यहां पर प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो लोहा इस्पात, कपड़ा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, सीमेंट और रसायन। इन सब उद्योगों के लिए कौन जाना जाता है? तो चीन। अब देखो कौन सा शहर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। जैसे संघाई है, ये वस्त्र उद्योग का केंद्र है और चीन का इसको मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो चीन का मैनचेस्टर कौन है? संघाई।
उसके बाद में आता है शेंजेन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का हब है। उसके बाद में आता है अनसान, ये लोहा इस्पात का सबसे बड़ा केंद्र है। उसके बाद है वुहान, वही आपको याद आया कोरोना वाला, ये वुहान है, ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। और विशेषता थोड़ी देखो, चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र यानी ग्लोबल सेंटर है। तो अब देखते हैं जापान। जापान में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो पहला है ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जहाज निर्माण, मशीनरी और कैमरा निर्माण। टोयोटा शहर या नागोया किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए, और इस शहर को ऑटोमोबाइल उद्योग का दिल भी कहा जाता है। उसके बाद आता है टोक्यो योकोहामा, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए और इंजीनियरिंग सामान के लिए जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ओसाका, ओसाका को भी किसके लिए जाना जाता है? जहाज निर्माण वस्त्र उद्योग के लिए। ये जापान का मैनचेस्टर है। जैसे चाइना का मैनचेस्टर कौन सा शहर था? शंघाई। और जापान का ओसाका। और इनकी विशेषता क्या है? जापान उच्च गुणवत्ता और उन्नत तकनीक वाले उत्पादों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है भारत। भारत भी किसी से कम नहीं है। भारत सबसे ज्यादा किसके लिए जाना जाता है? तो आईटी सेक्टर के लिए, लोहा इस्पात के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए और ऑटोमोबाइल के लिए। जैसे बेंगलुरु है वो आईटी सेक्टर का हब है और भारत की सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं इसे। जमशेदपुर लोहा इस्पात का केंद्र है जिसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अहमदाबाद कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब मैं एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं, ओसाका जापान का मैनचेस्टर है, शंघाई चाइना का मैनचेस्टर है और भारत का कौन है? अहमदाबाद। और चेन्नई किसके लिए जानी जाती है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। उसके बाद आता है दक्षिणी कोरिया। इसमें प्रमुख उद्योग कौन कौन से डेवलप कर रखे हैं? इलेक्ट्रॉनिक सामान का, जहाज निर्माण का, ऑटोमोबाइल का और इस्पात उद्योग का। एक शहर है उनका उल्सान, यह विश्व में सबसे बड़ा जहाज निर्माण केंद्र और ऑटोमोबाइल हब है। कौन? उल्सान। और उल्सान कहाँ का है? दक्षिणी कोरिया का। उसके बाद आता है सुवोन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का केंद्र है, इसे सैमसंग सिटी भी कहा जाता है। किसको? सुवोन को। उसके बाद है पोहंग, लोहा इस्पात का मुख्य केंद्र है। और इनकी विशेषता क्या है? दक्षिणी कोरिया दुनिया में सबसे बड़े जहाज निर्माताओं के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है ताइवान। ताइवान के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? तो सेमीकंडक्टर जो चिप निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और पेट्रोकेमिकल, इन तीनों के लिए ताइवान जाना जाता है। ताइवान का एक शहर है सिंचू। सिंचू किसके लिए जाना जाता है? सेमीकंडक्टर उद्योग का वैश्विक केंद्र। ताइवान का इसका सिलिकॉन वैली बोलते हैं, जिसे भारत के बेंगलुरु को बोलते हैं। और ताइवान के उद्योग की विशेषता क्या है? ताइवान दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इतना छोटा सा देश होते हुए भी सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तरी अमेरिका के उद्योग, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है महान झील प्रदेश। यह दुनिया के सबसे बड़े उद्योग क्षेत्रों में से एक है। कौन? महान झील प्रदेश। और इनमें कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें यूएसए और कनाडा। और प्रमुख केंद्र कौन कौन से है? जैसे शिकागो हो गया, डेट्रॉइट हो गया, पिट्सबर्ग हो गया और क्लीवलैंड हो गया। शिकागो है वो लोहा इस्पात और मांस के लिए जाना जाता है। डेट्रॉइट है वो मोटर सिटी के लिए जाना जाता है। पिट्सबर्ग है वो लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है, भारी मशीनरी के लिए जाना जाता है। और क्लीवलैंड है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। और महान झील प्रदेश में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो लोहा इस्पात हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, भारी इंजीनियरिंग हो गया और मशीनरी हो गया। और यहाँ लोहा एस्क और कोयले का विशाल भंडार है। कहां पर? महान झील प्रदेश में। उसके बाद आता है न्यू इंग्लैंड प्रदेश। ये कहां पर है? ये उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और प्रमुख केंद्र कौन सा इसका? तो बोस्टन। बोस्टन किसके लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। उसके बाद आता है सिलिकॉन वैली, ये किसके लिए जाना जाता है? कंप्यूटर उद्योग के लिए। उसके बाद आता है कैलिफोर्निया, यह आईटी के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, हार्डवेयर के लिए और इनोवेशन के लिए जाना जाता है, यानी वैश्विक केंद्र है। सैन फ्रांसिस्को, ये किसके लिए जाना जाता है? ये तेल शोधन के लिए। ये प्रश्न 2-3 बार शायद आया हुआ है। सैन फ्रांसिस्को किसके लिए जाना जाता है? तेल शोधन के लिए। और उसके बाद में आता है लॉस एंजिलिस, ये जलपोत निर्माण के लिए। अगला है सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश। इसमें एक आता है मॉन्ट्रियल, कागज व लुगदी उद्योग, तेल शोधन और वायुयान के लिए जाना जाता है। दूसरा आता है टोरंटो, ये मोटर वाहन के लिए जाना जाता है। अब देखते हैं यूरोप के औद्योगिक प्रदेश। सबसे पहला है रूर औद्योगिक प्रदेश, ये कहां पर है? ये जर्मनी में। और यहां पर प्रमुख उद्योग कौन सा है? ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र कोयला और लोह इस्पात के लिए जाना जाता है। राइन औद्योगिक प्रदेश, ये कहां है? ये जर्मनी में है।
म्यूनिक, यह किसके लिए जाना जाता है? तो लेस एवं शराब उद्योग। और म्यूनिक कहां पर है? यह म्यूनिक है राइन औद्योगिक क्षेत्र में। आता है यूनाइटेड किंगडम, इसमें एक शहर है लंकाशायर। यह किसके लिए फेमस है? लोहे की जंजीर, रेल इंजन निर्माण के लिए। उसके बाद मैनचेस्टर, इसका तो एग्जाम्पल ही दिया जाता है, तो सबको पता होगा कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यह सारा क्षेत्र मुख्यतः वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। उसके बाद आता है पेरिस औद्योगिक प्रदेश। कहां पर है ये? फ्रांस में। और ये किसके लिए जाना जाता है? तो वायुयान निर्माण के लिए, मोटर वाहन, शराब निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। पो घाटी इटली, ये कहां स्थित है? तो ये उत्तरी इटली में स्थित है। प्रमुख केंद्र कहां है इसके? मिलान और ट्यूरिन में। और किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑटोमोबाइल के लिए, कपड़ा के लिए और इंजीनियरिंग फैशन के लिए। अगला है दक्षिण अफ्रीका, इसमें एक जगह है विटवाटरसैंड प्रदेश। इसमें कौन कौन शामिल है? जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया। और इनमें प्रमुख उद्योग कौन सा है? सोना, हीरा खनन, भारी इंजीनियरिंग और रसायन और इस्पात के लिए जाना जाता है। अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है कौन सा? विटवाटरसैंड प्रदेश। अब देखते हैं रूस के कुछ औद्योगिक प्रदेश। सबसे पहले यूराल औद्योगिक प्रदेश। यह केंद्र मुख्यतः कहां है? तो मेकातेरिनबर्ग और चेल्याबिंस्क। और यहां पर कौन सा उद्योग के लिए फेमस है? लोह इस्पात, भारी मशीनरी और रासायनिक उद्योग के लिए। इस क्षेत्र को रूस का खनिज की पेटी भी कहा जाता है। किसको? यूराल औद्योगिक प्रदेश को। उसके बाद आता है सेंट पीटर्सबर्ग प्रदेश। मुख्य केंद्र का है सेंट पीटर्सबर्ग में। और उद्योग कौन सा? सेंट पीटर्सबर्ग प्रदेश है वो जहाज निर्माण के लिए विशेष जाना जाता है, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक। जहाज वाला आपको बहुत याद रखना है। उसके बाद आता है कुजबास प्रदेश। प्रमुख केंद्र कौन सा है? कुजनेत्स्क, नोवो कुजनेत्स्क, केमेरोव। और यहां प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो कोयला की खानें हैं और लोहा इस्पात। रूस का सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है वो कुजबास क्षेत्र है। उसके बाद आता है वोल्गा औद्योगिक प्रदेश। ये किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम और तेल शोधन के लिए। यहां पर पेट्रोलियम और मतलब मेन तो तेल शोधन के लिए है। जवानों, ये थी वर्ल्ड ज्योग्राफी। आइए 1 मिनट में इसका रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी भौगोलिक क्षेत्र से, जहां हमने देखा भूमध्य रेखीय प्रदेश देखे, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश देखे, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश देखे। उसके बाद में हमने मरुस्थल का प्रदेश देखा, भूमध्य सागरीय प्रदेश देखे। उसके बाद हमने आए थे 7 महाद्वीप पढ़े थे। महाद्वीप के बाद में हमने द्वीप देखे थे। द्वीप के बाद में पहाड़ देखे थे। पहाड़ के बाद में पठार देखे थे। फिर नदियां देखी थी। और उसके बाद में हमने प्रमुख औद्योगिक प्रदेश देखे थे। ये सब के सब है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी प्रत्येक महाद्वीप और महाद्वीप के अंदर देश और देश के अंदर पार्टिकुलर जगह को लेकर चले हैं। इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होती है। और विशेषकर इनमें प्रश्न कैसे पूछते हैं, या तो इनमें से कोई नहीं है करके पूछ लेगा, या इनमें से है करके पूछ लेगा। और सबसे इनका फेवरेट प्रश्न क्या रहता है? सुमेलित करना। इतने कम समय में इतनी महत्वपूर्ण क्लास और एकदम लाइन टू लाइन आपको संपूर्ण सिलेबस पढ़ा दिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। हमारा एक मिशन चल रहा है वीडियो 2025। अगर हमारे इस मिशन में शामिल होना चाहते हो तो वीडियो 2025 करके आप कमेंट कर दें, हमारे मिशन में जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर दें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आने वाले टाइम में आपको बहुत काम आएगी ये क्लासेज। तो मिलते हैं एक अगली बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।